ठीक है जी, इमेज आ गया एंड ओपन टैब। तो ये इमेज है, पूरा एक इमेज, ठीक है। फोटोशॉप के डिजाइन में, फिग्मा में, एक्सडी में, इलस्ट्रेटर में, किसी फॉर्मेट में आपको मिला हुआ, पूरा एक इमेज आ गया। इसको फोटोशॉप के अंदर मैंने ऑप्टिमाइज कर लिया, वेटेज कम कर दिया इसका, और मैंने क्या किया, इसको डब्ल्यू ई टी बी वेब पी फॉर्मेट में, डब्ल्यू ई बी वेब पी फॉर्मेट में मैंने सेव कर दिया इसको। सेव करने के बाद जब मैंने फोटोशॉप से सेव किया, इमेज ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस किया, तो इसका जो वेट है ना, वेट, अब वो वेट क्या क्या बात कर रहा हूँ मैं, वेट की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद डाउनलोड करता हूँ, ये डाउनलोड हो गया। इसका टोटल वेट आ रहा है, इसका वेट कितना आ रहा है जी, मतलब राइट क्लिक, प्रॉपर्टी एंड दिस इज द वेट, इसकी बात कर रहा हूँ। साइज, वेट, वेट, ज्यादातर मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ वेटेज का। वेटेज का मैं वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि साइज में हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। साइज का मतलब होता है विड्थ और हाइट, डायमेंशन, उसका हम डायमेंशन, ज्यादा बेहतर वर्ड है डायमेंशन। 1920 बाई 469 पिक्सल, 1920 विड्थ है इस इमेज की, और हाइट है 469। काफी बड़ा इमेज है, लेकिन उसके बावजूद इसका जो टोटल वेटेज बन रहा है वो जस्ट ओनली 90 केबी बन रहा है, 90, जस्ट ओनली 90 केबी बन रहा है। तो मेरे वेब डेवलपमेंट के प्रोसेस में, और एक चीज के मैंने इसको कन्वर्ट किया, इमेज को ऑप्टिमाइज किया, दूसरा मैंने सिर्फ कन्वर्ट किया रन टाइम पे वेब पी फॉर्मेट के अंदर। वेब पी फॉर्मेट के अंदर आप लोगों को याद होगा, इसको मैं याद दहानी के तौर पे दोबारा से इस लेक्चर को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का प्रोसेस जो है वो जहन नशीन हो जाए। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक इमेज है, ठीक है, मेरे पास एक इमेज है, जर्नल इमेज मैं ओपन कर रहा हूँ। मैं इसे एक इमेज ओपन करता हूँ डाउनलोड के अंदर, और मेरे पास एक हैवी ड्यूटी किस्म का इमेज होगा यहाँ पे। Probably this is okay, this one, okay, this one. So it's been ये 1.27 MB, काफी हैवी है, ठीक है, एज कंपैरेटिवली। तो ये मैंने एक इमेज ओपन कर लिया जो कि 1.27 MB का है, 1.27 MB, और इसका फॉर्मेट जो है राइट नाउ, इसका फॉर्मेट क्या है, डॉट पीएनजी फॉर्मेट में। मैंने क्या करना है, इस इमेज को यूज करना है फॉर माय वेब पेज, और वेब पेज के लिए जो Next.js के अंदर with the combination of Next.js with the combination of web standard tools जो मैं यूज कर रहा हूँ for the sake of page optimization, to check the page speed optimization, ये मुझे रिकमेंड कर रहा है कि आप अपना काम आपने सारा बना लिया, पेज बना लिया, आपने सारा रेडी कर लिया पेज, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, डिफरेंट आपने सेक्शन बनाए, इंट्रो सेक्शन बनाया, आपने फीचर्स का सेक्शन बनाया, प्रोडक्ट लिस्टिंग का सेक्शन बनाया, सर्विसेज सेक्शन आपने क्रिएट किया, फ्रीक्वेंटली ऑफ का सेक्शन बनाया, और हैव अ मोर क्वेश्चंस वगैरह वगैरह, बुक एंड अपॉइंटमेंट का सेक्शन बना दिया, और ये एक और उन्होंने डिस्कवर हाउ इट वर्क्स, और फिर ये टेस्टिमोनियल्स का सेक्शन आ गया, ठीक है। जब ये सारी चीजें डन हो गई ना, ओके हो गया, डन हो गया, अब आप क्या कर सकते हो, इसकी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, वो आपको गूगल पेज स्पीड की जैसे रिकमेंडेशन आ रही है, जनरेट हो रही है, और Next.js जो है वो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है। Next.js क्या कर रहा है, वो आपको इन ताम झाम झमेलों में पढ़ने के लिए नहीं कह रहा, वो कह रहा है यार आप अपना फोकस करो डेवलपमेंट पे, आप अपने टैग्स को बेहतर से बेहतर करो, सिमेटिक कोडिंग करो, आप बैकएंड लॉजिक के ऊपर ज्यादा तवज्जो दो, फ्रंट एंड की जिम्मेदारी सारी की सारी Next.js की। Next.js की जिम्मेदारी इन द सेंस, किस सेंस में है कि वो आपके इमेजेस को, आपके कोड को कंप्रेस कर रहा है रन टाइम पे। कैसे कंप्रेस कर रहा है, अगर मैं इसका व्यू सोर्स करता हूँ ना, जो व्यू सोर्स, व्यू पेज सोर्स, राइट क्लिक किया और मैंने व्यू सोर्स किया, तो वो सारा वन लाइन में डिस्प्ले हो रहा है, कंप्रेस हुआ हुआ है वन लाइन के अंदर। जबकि जो मैंने वेबसाइट कल बनाई है, क्या नाम है उसका, वर्सल पे जाएंगे, और ये है जी वेबसाइट, इस पे मैंने किया है, कल मैंने डिप्लॉयमेंट की थी, मीडिया क्यूरीज अपडेटेड, ये मुझे लास्ट कमेंट भी आ रहा है गिटहब पे।
वर्सल पे ना अकाउंट आप लोगों के काइंडली आप लोगों के सबके अकाउंट होने चाहिए, तभी ये आप लोगों को बातें समझ आएंगी जो मैं कर रहा हूँ। अदरवाइज तो मैं एक लॉस्ट गैलेक्सी में हूँ कहीं पे और आप लोग कहीं लॉस्ट गैलेक्सी, और हम वो हवाओं में बातें कर रहे हैं जिसका सर्वर ही नहीं है। तो ऐसे काइंडली नहीं करना आप लोग, रियल टाइम कोडिंग करें, वर्सल पे आ जाएं, बस करें कितने महीने और। अच्छा तो ये एक वेबसाइट है और इसका मैंने व्यू पेज सोर्स करना है, ठीक है जी। आई गो टू द व्यू पेज सोर्स, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट के जस्ट ऊपर व्यू पेज, ये आप देख रहे हो सारा पेज डायरेक्ट इंप्लीमेंटेड हुआ है, वन लाइन में नहीं है। तो नेक्स्ट जेएस क्या कर रहा है, नेक्स्ट जेएस मुझे कोड को, इमेजेस को, मेरे सीएसएस को कंप्रेस करने के लिए नहीं कह रहा, नो नॉट एट ऑल। वो मुझे क्या कह रहा है, आप खाली ये पेज बनाओ ऐसे, जैसे मैंने ये कल आपके सामने एक पेज का एक सेक्शन भी लास्ट टाइम इसमें क्रिएट किया, उसमें मैंने अपडेट्स की वगैरह वगैरह चीजें बनाई मैंने, सही है, वो सारा काम किया मैंने। वो कह रहा है आप इसको रन टाइम पे कन्वर्ट कर लो, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, ये चीजें अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, आगे फिर मैं रिपीट करूंगा ताकि आप लोग कनेक्ट रहो, इस चीज को आप लोगों ने करना है। मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ जी HTML2 ऑनलाइन टूलेट डॉट TSX, ये मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो। ये क्या बात है हो रही है, ये काम पता ही नहीं है, इससे नहीं करना। लिंक मैंने शेयर कर दिया जी, HTML2 नेक्स्ट जेएस का कोड या रिएक्ट का कोड, क्योंकि पेरेंट जो फ्रेमवर्क है वो रिएक्ट ही है, और रिएक्ट ही के मुताबिक कोड लिखा जाता है, रिएक्ट ही के मुताबिक सारे सिंटैक्स होते हैं। और रिएक्ट वाला मैंने पहले भी लिंक शेयर किया था, मैं एक और दफा आप लोग शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग जो कनेक्ट हो रहो इस चीज से। ये सारी बातें एट द एंड ऑफ द डे हमने रिएक्ट में ही करनी है। जितनी तमाम गुफ्तगू का जो हासिल है ना हमारा, खुलासा है वो ये है कि हमने इसको नेक्स्ट नेक्स्ट रिएक्ट जेएस में करना है। एक नेक्स्ट जेएस का भी लिंक शेयर कर देता हूँ मैं आपके साथ। और इन वेबसाइट्स को आप अपनी प्रायोरिटी पे ज्यादा रखना है, और इंस्टा की रील्स को सेकंड प्रायोरिटी पे रखना है, फेसबुक की रील्स आजकल तो बहुत ही कुछ चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा किधर जा रहे हैं। तो ये क्या कर दिया उसने, ये उसने कर दिया विदाउट, ये विदाउट, जैसे ही मैंने बनाया पेज किया और यहाँ पे आप लोगों के सामने लिखा, गिट की कमांड दी, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट कमिट करने के बाद उसको गिट पुश विद इन द मेन ब्रांच ऑटो सिंक हो रही है वर्सल के साथ, क्योंकि हमने वर्सल में प्रोजेक्ट को इंपोर्ट किया हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो गया। लेकिन डिप्लॉय होने के बाद उसने कोड को कुछ नहीं दिया, हालांकि वर्सल के ऊपर मैंने डिप्लॉयमेंट किया है, लेकिन वर्सल ने उसको कंप्रेस नहीं किया, उसको एज इट इज जैसे ही मैंने कोड लिखा उसने वैसे ही उसको फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कर दिया। लेकिन आपको नेक्स्ट जेएस का बेनिफिट ये है कि वो आपके इसी पेज को अगर मैं कन्वर्ट करके डिप्लॉय कर देता हूँ, और कन्वर्ट करता हूँ किसमें, नेक्स्ट जेएस में, जो कि एक रिएक्ट बेस्ड फ्रेमवर्क के ऊपर एज अ डिवीजन, सब डिवीजन के तौर पे वर्कआउट कर रहा है मार्केट में, और हाईली डिमांडेड स्किल सेट भी है। जैसे मैंने आपके सामने एक वेबसाइट ओपन की हुई है, ठीक है, एक बहुत बड़ा रिनाउंड नेम ओपन किया हुआ वेबसाइट का, और उसके ऊपर क्या हो रहा है, उसके ऊपर मेंशन कर रहा है वो कि नेक्स्ट जेएस, देखो रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस, और नीचे अमाउंट आपके सामने आ रही है। इसका स्टार्टिंग सैलरी जो है ना वो 2 लाख से 3 लाख के दरमियान है। अगेन सैलरी मैटर नहीं करती, मैंने आपसे पहले भी कई दफा ये चीजें कही हैं कि जब आप लोग ये सोच के साथ काम करोगे ना यार कि हमने लोगों की जिंदगी आसान कर दी है, तो पैसे खुद ब खुद आएंगे। अगर आप पहले ही पैसों को लेके बैठ जाओगे ना यार 2 लाख रुपए आएंगे, और काम आप लोग कर नहीं रहे, और काम ऐसा कर रहे हो कि जड़े काटने वाला काम हो जाए, तो फिर पैसे नहीं आएंगे, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। तो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का पहला स्टेप हमने ये करना है कि हमने ऐसे काम को इख्तियार करना है कि जिससे हम कंपनीज के लिए या क्लाइंट के लिए या इवन हम कोई अपनी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, तो हमने ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड करके देना है कि जिससे हम लोगों की जिंदगी ऑटोमेट कर दें, आसान कर दें, ऑटोमेट कर दें। ऑटोमेट इन द सेंस जैसे एआई टूल हम कोई बना दें, ऐसा टूल। अब उन्होंने ऑटोमेट ही किया ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या ऑटोमेशन की कि जो फोन कॉल्स मिस हो रही थी,
रियल एस्टेट का कोई बिजनेस कर रहा है, कोई हेल्थ केयर का बिजनेस कर रहा है, कोई ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहा है, उनकी फोन कॉल्स मिस हो गई। क्यों? वो ह्यूमन बंदा जो है वो मिस हो जाती, बात मतलब कॉल नहीं पिक हो सकता। लेकिन एआई टूल को बनाने का बेनिफिट ये हुआ, एआई टूल बिल्ड करने का बेनिफिट ये हुआ कि जब भी कस्टमर कॉल करेगा उस वेबसाइट पे आएगा, उसको वो एआई टूल सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देगा। उनकी सेल्स मिस नहीं हो रही, बल्कि उनकी सेल्स में इजाफा हो रहा है, उनकी लीड्स जनरेट हो रही हैं। टेक्निकल टर्म मैं यूज कर रहा हूँ, लीड्स जनरेट हो रही हैं, लीड्स जनरेट हो रही हैं। तो अगर आप लीड्स जनरेशन में एज अ डेवलपर रोल प्ले करते हो विद ऑप्टिंग दीज टेक्नोलॉजीज, जैसे नेक्स्ट जेएस का मैंने नाम लिया, रिएक्ट का मैंने नाम लिया, एआई टूल्स में अगर आप आ जाते हो तो जीएसएल है, और भी बहुत सारे टूल्स राइट नाउ मार्केट में वर्कआउट कर रहे हैं। अगर आप इन टूल्स को इस्तेमाल करके और आगे प्रोसेस करना शुरू करते हो तो आप एक अच्छे तरीके से लमसम अमाउंट बना सकते हो, कर सकते हो। अगेन पहली सोच आपकी पैसा ना हो, पहली सोच आपने पैसा नहीं रखनी, पहली सोच आपकी ये होनी चाहिए कि मैं अपने स्किल सेट को इस लेवल पे लेके जाऊं कि मैं लोगों की जिंदगी आसान करूं। तो ये ऑटोमेटिकली चीजें आप लोगों के साथ भी कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगी, ऐसे क्लाइंट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, ऐसे कंपनीज आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, अप्रोच करना शुरू कर देंगी। और अगर आपको कंपनी में काम करने का शौक नहीं है, बाढ़ में जाए कंपनी, किसी की नौकरी, स्टूडेंट आया कहता है सर बाढ़ में जाए नौकरी, मैं नहीं करना चाहता, ठीक है ना करें, अब अपना काम करें, अपनी प्रोडक्ट, ठीक है, अपना काम करें, अपना बिजनेस, वो सबसे बेस्ट है, अल्लाह के नबी की सुन्नत भी है, बेस्ट है। तो ये कुछ सारा ना सर्कट मेरा आपके सामने, आप सब बच्चों के सामने इसलिए रखने का ये मकसद है कि ये सारी चीजें आप लोगों ने कनेक्ट एट द एंड ऑफ द डे, आपका जितना भी ये एफर्ट हम पुट कर रहे हैं, आपने इस तरह से काम को कनेक्ट करना है। फाइनल रिजल्ट आपका या तो आपकी अपनी प्रोडक्ट है, या आप किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, या फिर आप जॉब करना चाह रहे हो, तो कुछ इस तरह से चीजें चलनी है, सर्कट कनेक्ट करना है आपने। ओके, अच्छा जी, ये मैंने आपके साथ कुछ डिटेल भी शेयर कर दी कि ये ऐप बनानी है वगैरह वगैरह। ये मैं चाह रहा था कि मैं आप लोग के साथ एक सीधा सीधा ना कुछ बातें शेयर कर दूँ। ये मैं क्लोज करता हूँ तो, और अब हम चलते हैं जी। ओके, इस पेज जो अबू बकर ने बनाया है, इस पे और मजीद कुछ बनाया आपने? लास्ट टाइम वैसे तो बिजी चल रहे हैं पेपर तो। ओके, इसका मुझे गिटहब का रेफर देते हैं, लिख देते हैं, ये ओपन कर लेते हैं हम, और मैंने ये कोड क्लोन भी कर देता हूँ। ये मैं आप लोगों के सामने बार बार स्टेप्स इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों ने भी ऐसे ही करना होगा। मैंने क्या करना है, क्लोन करना है अपने सिस्टम पे। मैंने लास्ट टाइम भी कोड क्लोन किया था स्टूडेंट का, अब देन अबू बकर का ये कोड है, मैं क्लोन करके चेक करना चाह रहा हूँ इसको। तो ये रिक्वायरमेंट मुझे बता रहे हैं कि ये बैकग्राउंड सेट नहीं हो रहा, या ये नहीं हो रहा, वो तो वगैरह वगैरह, वो तभी मैं कर पाऊंगा जब मेरे पास ये कोड का एक्सेस आता है। क्योंकि इन्होंने पब्लिक रखा हुआ है तो मैं इसको चेक कर सकता हूँ। कुछ रेपोज प्राइवेट होती हैं, उनको जब तक एक्सेस नहीं किया जा सकता जब तक कि वो बंदा जिसका अकाउंट है गिटहब पे वो आपको इनवाइट सेंड ना करे, ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक है। और जब हमने स्टार्टिंग में रेपोज बनाई है तो मैंने मेंशन किया था आपको कि अभी के लिए आप इनको पब्लिक रख सकते हो, क्योंकि ये कुछ आप लोगों का पर्सनलाइज काम है, ये कोई आपका कोई क्लाइंट की तरफ से कॉन्फिडेंशियल काम नहीं है। अगर आपको क्लाइंट की तरफ से कुछ कॉन्फिडेंशियल काम आ जाता है और वो आपको कहता है यार गिट रेपो बना के और उस पर रख दो, और वो लिंक इनवाइट मेरे साथ भी शेयर कर लो, तो आपने फिर जैसे क्लाइंट आपको बताएगा कि आपने उसको पब्लिक नहीं करना, तो फिर आपने उसको रेपो बनाते हुए ही प्राइवेट वाला चेक बॉक्स इनेबल कर देना है। पब्लिक वाला नहीं करना बल्कि उसको प्राइवेट ही रखना है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल काम होगा क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो। क्योंकि ये आपको पोर्टफोलियो में भी आपको हेल्प आउट करा है, इसलिए मैंने ये वाली रेपोज पब्लिक रखवाई है। अब मैंने क्या करना है जी, इस वाला इसको ना कोड को मैंने क्लोन करना है अपने सिस्टम पे। मैंने क्या किया, क्लोन के बटन के जो ग्रीन कलर का बटन है उसके यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद इसका जो HTTPS SSH और GitHub CLI फर्स्ट वन ऑप्शन जो है मैंने यहाँ से किया क्लोन, कॉपी किया अपने सिस्टम पे। मैंने क्या करना है जी, इसको करना है पेस्ट, और ये मैं जाता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर,
और यहाँ पे जाके मैं क्लोन कर लेता हूँ। इस प्रोजेक्ट का नाम है जी माउंटेन। राइट क्लिक, git bash, show more options और git bash, git bash, show more options और यहाँ से जाके मैंने git जो कमांड है क्लोन करने के लिए कोड की वो है git clone और URL मैंने कॉपी किया हुआ है, बस मैंने जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट। अब जैसे मैंने कमांड रन की तो मेरे पास आ गया जी, ठीक है जी, कमांड मैंने रन की, मेरे पास कोड आ गया git clone https copy and paste is not supported। अच्छा ओके, स्पेलिंग डॉट मैटर कर देते हैं। क्लोन में n के बाद डबल ई ऐड कर दिया था मैंने, ठीक है जी। अच्छा जी, मेरे पास कोड आ गया, so now I am able to see this code within the VS। जी बस फातिमा, मैंने ये कोड ओपन करना है VS कोड पर। जी अलीना, CMD लिख लेंगे और कोड ओपन हो जाएगा। सिंपल है, आसान है। ये साइड ऑफिस और यहाँ पे जाके ओके, मेरे पास कोड आ गया। अब मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ अबू बकर से। जी अब बताएं क्या क्या करना है। मेरे पास कोड आ गया, इसका बैकग्राउंड कलर, अच्छा इस पर डिज़ाइन डिज़ाइन है आई थिंक मेरे पास, मेरे पास डिज़ाइन है। इस पर डिज़ाइन भी ओपन कर लेते हैं और डिज़ाइन हम ओपन करते हैं जी फोटोपिया से। तो फोटोपिया और डिज़ाइन है हमारा ओपन फ्रॉम द कंप्यूटर डॉट PST फॉर्मेट। जी बस, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कॉल अटेंड है। अच्छा जी, यहाँ पे जाके मैंने सेलेक्ट करना है प्रोबेबली दिस इज प्रोबेबली, जी मैंने सर्च करना है डॉट PST। आई थिंक दिस इज ओपन।
This is it. अच्छा जी, ये वो पेज है जिस पे काम कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है अबू बकर का कि ये बैकग्राउंड इन्होंने लगाना है, यही वाला ना, ये वाला जो बैकग्राउंड। ओके, ये वाला इमेज, यहाँ इमेज आ रहा है यार। ओके नाइस, ग्रेट। बस इमेज बताएं कहाँ कहीं किया आपने ये काम, इसमें इस वाले काम इसमें कहीं किया इम्प्लीमेंट पोजीशन एक्सक्लूड और रिलेटिव जो बात आप कर रहे हैं? As I'm not able to answer you once I didn't get the code implemented. ये चीजें ना, पता क्या किया गया, इसका एक और हल दिया आपको। जहाँ कोई चीज स्टक हो रही होगी उसका एक वर्जन क्रिएट कर लिया करें। जैसे आपने उसी पेज को कॉपी किया और वर्सल आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जैसे आपने कोई एक चीज बनाई और उसमें कोई इशू आ रहा है और वो सेटल नहीं हुआ, तो आपने रूट पे ही वो पेज बना लिया। जैसे इसका नाम आपने रख दिया होम पेज, हैविंग जो भी आपको इशू आ रहा है, अगर आप कोई करना चाह रहे हो इन लैंग्वेज का, अगर इशू है उर्दू में बेशक आप कर, वैसे बेहतर है कि इंग्लिश में कर। हैविंग बैकग्राउंड इशू, ठीक है ना, बैकग्राउंड पोजीशनिंग इशू समथिंग लाइक दैट, और डॉट एचटीएमएल, उसमें वो वाला कोड होगा तो वो चेक भी हो जाएगा। अच्छा यार, ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है, इसको हमने कैसे सेटल करना है, वर्जन क्रिएट कर लिया आपने। या आप होम पेज के ही सिंपल वे में अगर हम इसको कर लें होम पेज, V1 V2 V3 V1, उसके अंदर हमारे पास ये इशू आ रहा है, बैकग्राउंड का इशू आ रहा है। इसी तरह से आप इस चीज़ को सेव करके आप, होम पेज हमारा यही है जो राइट नाउ इस वक्त नजर आ रहा है, लेकिन वो उसके अंदर वो इशू है जिसको हमने सेटल करना है। इसी तरह से V2 में कोई और इशू है, V3 में होम पेज से रिलेटेड ही आप पेजेस बनाते जा रहे हो। कोड आपका एग्जिस्टिंग कोड एक ही है, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे रूट पे, ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, रूट पे पेजेस क्रिएट कर रहा हूँ, 1 2 3, और नाम मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जो मैंने अभी आप लोगों के सामने लिखे हैं। ये मैंने किया है इसको होम पेज V3। अब जब मैं एक्सेस करूंगा ना वर्सल पे जाके, तो मुझे वो पेज मिल जाएगा और वहाँ पे वो इशू हाईलाइटेड होगा कि सर ये मैंने कोशिश अटेम्प्ट करने की सर कोशिश की थी, ये नहीं हुआ मुझसे, अब आप मुझे गाइड कर दें। तो मेरे पास एक रन टाइम पे रियल टाइम एक कोड हुआ होगा, मैं वहाँ से फिर आपको आगे गाइड कर दूंगा। इस तरह से हम चीज़ों को कर देते हैं। और आप बाकी बच्चों ने भी ऐसे ही करना है, यकीनन ऐसे ही करना है, क्योंकि तभी मैं ट्रेस आउट कर पाऊंगा, अदरवाइज अगेन मैं हम लॉस्ट फ्लेक्सी और आप एक लॉस्ट फ्लेक्सी। जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बैकग्राउंड की जिनकी रिक्वायरमेंट है, जो बैकग्राउंड ऐड करना है ना, सिंपल आपने ओवरली ये जो बैकग्राउंड आ रहा है कलर, जो कि थोड़ा फेडेड किया हुआ, एक्स्ट्रा फेड किया हुआ। ओके, उसके बाद ये एक आ रहा है, हाँ, उसके बाद एक ये आ रहा है, ये रिपीट होगा, ये वाला टेक्सचर और ये जो ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न रिपीटेड होगा, लेकिन ये डिफरेंट होगा, इस सेक्शन के लिए डिफरेंट होगा। इसी तरह से इस सेक्शन के लिए इसने डिफरेंट रखा हुआ है, ये वाला, ये जो पीछे नजर आ रहा है। अगेन ये वो सेम पैटर्न हो गया, टॉप वाला और थर्ड वाला, ये सेम वही पैटर्न रिपीट कर दिया डिजाइनर ने, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन फिर यहाँ जाके चेंज कर दिया। तो उसने एक सीक्वेंस मेंटेन रखा है डिजाइनर ने ना, अगर आप इस डिजाइन को देखो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो एक सीक्वेंस मेंटेन रखा हुआ है, पैटर्न, उसके बाद एक इमेज, फिर पैटर्न, फिर इमेज, फिर पैटर्न, एक सीक्वेंस है। और वो इमेज डिफरेंट हो रहा है हर जगह। अगर हम स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम मूव करें, तो उसका जो सीक्वेंस है वो उसको मेंटेन ही रख रहा है, मेंटेन, और टेल अप टू जो लास्ट आ गया वो फिर वही पैटर्न आ गया। तो यूजुअली डिजाइन ऐसे ही होते हैं जब काम हो रहा होता है किसी वेबसाइट पे। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ एक इमेज लेना है, आपने हर इमेज को चेंज नहीं करना। आपने एक इमेज, खास तौर पे वो वाला इमेज जो रिपीट हो रहा है, वो आपने एक ही रखना है, वो आपने एक रखना है, सिंपल रखना है। बाकी जो इमेजेस रिप्लेस हो रहे हैं वो आपने चेंज कर लेना है। जैसे मेरे केस में यहाँ पे मुझे डिजाइन में नजर आ रहा है ये इमेज, आपने करना है नया वाला ऐड करना है, और वो पूरे सेक्शन के अगेंस्ट अपने बैकग्राउंड लगाना है, पूरा सेक्शन के अगेंस्ट, जैसे हम सेक्शन के अगेंस्ट बैकग्राउंड लगा रहे होते हैं इंसर्ट एलिमेंट, और
यहाँ पे जाके जैसे हम बैकग्राउंड लगाते हैं एडिट HTML, और यहाँ पे जाके स्टाइल का टैग, स्टाइल का एट्रीब्यूट, टैग नहीं, स्टाइल का एट्रीब्यूट, इक्वल का साइन, डबल कोट, कॉमा स्टार्ट, और वो बैकग्राउंड जो यूनिक वाला आपका बैकग्राउंड है ना, वो यहाँ पे आ जाएगा, बैकग्राउंड इमेज, और उसका URL आ जाएगा जो एसेट्स के फोल्डर के आपने रखा होगा, उसके अंदर फोल्डर आ रहा होगा एसेट्स के फोल्डर के अंदर, वहाँ पे उसका URL एसेट स्लैश इमेज स्लैश जो भी बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड फॉर दिस एरिया, या जो भी, जैसे क्या नाम है उसका, नेमिंग कन्वेंशन अगर हम देखें तो ये आ रहा है जी नेचुरल सराउंडिंग्स, ये मैं नाम रख सकता हूँ, मुझे हेल्प मिल जाती है। नेमिंग कन्वेंशन आपने कोशिश करनी है एज पर द डिज़ाइन रखने। उसका ये क्या बेनिफिट होता है कि जब आप डिज़ाइन के मुताबिक अपनी नेमिंग कन्वेंशन सेट कर रहे होते हो, तो आप जब कोड कर रहे होते हो तो आपको पता होता है यार किस सेक्शन की बात हो रही है, मैंने किसके लिए किया था काम, क्या इमेजेस थे उसके, सारी इंफॉर्मेशन को रिलेट है, आप इसमें इंटर रिलेट कर रही है, तो ये सारी चीज़ें आपको उस मौके पे फायदेमंद होती हैं जब आप कोड के अंदर भी इसी नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो कर रहे होते हो। तो वो आपने रख दिया जी नेचुरल सराउंडिंग, सराउंडिंग डॉट PNG या JPEG या जो भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया वेब की फॉर्मेट आजकल काफ़ी इन है, वेब की फॉर्मेट ये फोटोशॉप में भी मिल जाएगा आपको, फोटोपिया के अंदर भी मिल जाएगा, जब हम सेव कर रहे होते हैं इमेज को। आप ये करने के बाद आपने ये इमेज लगा दिया, और इसकी बाकी सेटलमेंट हमने करनी होती है CSS के अंदर। कौन सी सेटलमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, वो है जी हमारी सेटलमेंट जिसमें हम क्या क्या काम कर रहे होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्लास लगाई, क्लास का नाम मैंने रखा जी BG, इसका नाम मैंने रख दिया BG, और ये है जी माउंटेन बाइकिंग, और ये है जी डॉट के साइन से स्टार्ट हो रहा है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आनी है, बैकग्राउंड पोजिशन आ रहा है जो कि है जी 50% ऑफ द स्क्रीन। इसके बाद आ रहा है जी बैकग्राउंड रिपीट, जो कि करना है हमने नो रिपीट, और इसके बाद है जी बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज जब हम कवर करेंगे तो वो उसको टोटल कवर कर लेगा, बैकग्राउंड साइज कवर। कवर के केस मुझे कहाँ से पता चल रहा है कवर का, डिज़ाइन देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम कवर कर रहा है वो उसको, इस पूरे सेक्शन के बैकग्राउंड में ये इमेज जो है पूरे बैकग्राउंड को उसने कवर किया हुआ है। एक होता है कंटेन करना, एक होता है कवर करना, ठीक है, एक होता है कंटेन करना, एक होता है कवर करना। कंटेन का प्रॉपर्टी हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं फॉर द सेक ऑफ आइकन्स या स्मॉल इमेजेस के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने कोई आइकन लगाना है, कोई आइकन आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट स्टेप के बाद यहाँ पे मैंने एक आइकन लगाना है, और आइकन वही वाला लगाना है जो डिज़ाइनर ने डिज़ाइन में यूज़ किया हुआ है, इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप के बिल्कुल आगे यहाँ पे एडजेसेंट आइकन लगाना है, तो मैं यहाँ पे कंटेन यूज़ कर सकता हूँ, बैकग्राउंड कंटेन और बैकग्राउंड कवर, बैकग्राउंड कंटेन और बैकग्राउंड कवर। तो डिफरेंस समझ में आ गया हमें कि यकीनन आ गया होगा कि पूरे इमेज को अगर हमें कवर करवाना है, जैसे कि इस केस में मैंने पूरा इमेज कवर करवाना था, मैंने क्या करना था, पूरा इमेज फ्रॉम सेक्शन के बैकग्राउंड में स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट और राइट हर जगह पे मैंने पूरा इमेज कंटेन कर उसको कवर करवाना था, तो मैंने बैकग्राउंड कवर यूज किया। और अगर मैंने उसी एलिमेंट के अंदर रहते हुए एक खास पॉइंट पे जाके उस इमेज को, उस आइकन को लगाना है, तो मैं कंटेन यूज कर सकता हूँ, कवर और कंटेन, कवर और कंटेन, बैकग्राउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं, ये सिंपल वे है। अच्छा, एक में ओवरले, ओवरले की रिक्वायरमेंट है आपकी लगाने की, आपको हैंडल कर लोगे ओवरले? अच्छा जी, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक यहाँ पे हम क्लिक करके देखते हैं, हमारे पास एक ओवरले आ रहा है, क्लिक करता हूँ मैं टेक्सचर बैकग्राउंड, ठीक है, तो ये किया हुआ जी बैकग्राउंड इसमें डिजाइनर ने यूज किया हुआ है। और इसके ऊपर क्या है जी, हम क्या कर सकते हैं CSS के अंदर जाके हम किसी चीज को यहाँ पे कैसे लगा सकते हैं। मैं जाता हूँ जी, सबसे पहले रन करके देख लेता हूँ अपने सिस्टम पे। मैंने गो लाइव एक्सटेंशन पे जाके क्लिक किया इंडेक्स.html के अंदर,
और ये पेज मेरे सामने एज इट इज ओपन हो गया जैसे ब्रसर पे डिप्लॉय हुआ। अब मैंने जाके ये जो ओवरले है ना मैंने ये ऐड कर दिया। तो मैं सिंपल वे में लाइन फुटर अंदर, मुझे लग रहा था मैं अभी पता नहीं कितने सारे सेक्शंस मुझे बंद करने पड़ेंगे। यहाँ तो फुटर आ गया एकदम। सही जा रहे हो लड़के, तुम मेरे पुराने स्टूडेंट हो गए, सही जा रहे हो, सही हो। स्पीडें चेक किया आपने? अलीना बच्चे आपने जो कल बनाया था पेज में कुछ नया सेक्शन किया डिप्लॉय? अभी कल कल में किया आपने? लाइन की विड्थ भी छोटी करनी है, ठीक है। अच्छा मैं क्या करता हूँ यहाँ पे काम की किया हुआ अबू बकर ने, मेन का टैग है, देखिए सीक्वेंस काइंडली आप लोगों ने मेंटेन करना है। डॉक्यूमेंट HTML का टैग, हेड का टैग, हेड के टैग के अंदर मेटा का टैग कैरेक्टर सेट वाला, और मेटा का टैग व्यू पोर्ट वाला, ठीक है। व्यू पोर्ट के अंदर वेट, डिवाइस वेट, इनिशियल स्केल वगैरह वगैरह, और टाइटल, और फिर उसके बाद लिंक। लिंक क्या हो रहा है जी? गूगल फॉन्ट्स जो हम यूज कर रहे होते हैं, fonts.google पे जाके API के जरिए, उसके बाद लिंक कर दिया हमने स्टाइल शीट। हेड का टैग क्लोज हो गया, बॉडी का टैग स्टार्ट हुआ, ठीक है। एंड देन मेन का टैग, मेन के टैग के अंदर हेडर एंड देन लाइन एंड देन सेक्शन एंड footer. This is called as what this is called बच्चे? अलीना बच्चे, what is this called as? This is called as semantic coding. Semantic coding. और semantic coding का Google पेज स्पीड इनसाइट की तरफ से मुझे हेल्प करता है। तो मैंने सिंपल वे में क्या करना है, यहाँ पे जाके एक अदद बैकग्राउंड ऐड करना है जो ओवरले कर दे। वो मैं क्या कर सकता हूँ, इसी सेक्शन के अंदर रहते हुए इस ओवरले को ऐड कर लेता हूँ। सेक्शन टू सेक्शन भी ऐड कर सकता हूँ। और मैं एक, अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं पूरे पेज के ऊपर, क्योंकि मुझे नजर यही आ रहा है डिजाइन देखने के बाद, पूरे पेज के ऊपर फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम डिजाइनर ने एक खास किस्म का ओवरले यूज किया हुआ है, मैं एक ओवरले के जरिए भी हैंडल कर सकता हूँ ये सब आपके लिए, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस सेक्शन के अंदर रहते हुए एक ओवरले ऐड कर लेता हूँ, और वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे जाके, इसका मैं नाम रखता हूँ जी ओवरले। ये मैं एक डिव लगाने लगा हूँ, इसका नाम है जी ओवरले। और मुझे डिजाइन से ये डिसीजन लेना पड़ रहा है कि मैंने इस काम को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। ओवरले, ओवर, एक मैंने डिव ऐड कर दिया यहाँ पे डिव, और मैंने इस पे क्लास लगा दी ओवरले, 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 सिंपल क्लास मैंने ये लगाई। और अब मैंने इसकी जो CSS है वो अपडेट कर देनी है। माउंटेन बाइकिंग सेव स्टाइल डॉट CSS, कंट्रोल P करके ना आप डायरेक्ट फाइल ओपन कर सकते हैं, अगर आपको इस चीज़ पे रॉक सॉलिड आपको यकीन है कौन सी फाइल मैंने ओपन करनी है, और होना भी यही चाहिए, आपको पता हो गया आप क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप वो डायरेक्ट फाइल ओपन कर सकते हैं app.js, कंट्रोल P किया हुआ मैंने। VS कोड के अंदर एक फैसिलिटी अवेलेबल है, कंट्रोल P करने के बाद उस फाइल को आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, जैसे मैंने राइट नाउ आपके सामने style.css ओपन किया। अच्छा तो ये आ रहा है जी पेरेंट कंटेनर ऑलरेडी पोजीशन रिलेटिव है। अच्छा ऊपर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ना अबू बकर ने किया हुआ डॉट पैरा, ऐसे नहीं करना काइंडली आप लोगों ने, डॉट पेज ऐसे नहीं करना, इससे ना इंस्पिरेशन ले लीजिएगा, ये काम कर पड़ा, इंस्पिरेशन मेरी कोड से लेनी है, प्रो लेवल का। ओवरले को हमने क्या करना है जी, पोजीशन करना है एब्सोल्यूट। पोजीशन रिलेटिव है जी पेरेंट कंटेनर, पोजीशन रिलेटिव है पेरेंट माउंटेन बाइकिंग, पेरेंट सेक्शन का जो डिव है वो है पोजीशन रिलेटिव। अब मैं इसको कर रहा हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, और वो मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा रीजन ये है क्योंकि मैंने तमाम सेक्शन के फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप लेफ्ट अप टू द बॉटम राइट, पूरे सेक्शन के ऊपर मैंने ये एक ओवरले इफेक्ट लगाना है। ओवरले इफेक्ट का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी एक इमेज आ रहा है, ऑलरेडी एक इमेज आ रहा है, जिस तरह के ये पैटर्न इमेज आ रहा है, इसके ऊपर मैंने एक और लेयर लगानी है। लेयर लगानी है जैसे मैंने आपको बताया था फोटोशॉप के अंदर अगर डिजाइनर लेयर्स में काम कर रहा होता है तो यही काम हम CSS में HTML के अंदर पोजीशन के जरिए हैंडल कर रहे होते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट रिलेटिव, ठीक है। और वही मैंने किया, मैंने पेरेंट कंटेनर ऑलरेडी अबू बकर ने जो पोजीशन रिलेटिव किया हुआ था, अब मैं उसको एक चाइल्ड एलिमेंट जो कि ओवरले का एलिमेंट मैंने लगाया है, मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया, वो इसी पेरेंट
कंटेनर के सेक्शन के टैग के स्ट्रक्चर के मुताबिक अपने आप को एक्सपेंड करेगा। किस तरह से एक्सपेंड करेगा वो मैं उसको बताने लगूंगी। एक तो वो करे उसको पोजीशन एब्सोल्यूट, और दूसरा कर दे वो तमाम जगह से उसको फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड it should be 0, and then from top it should be 0, and then from right it should be 0, and then from bottom it should be 0। अच्छा ये तरीका भी ठीक है, ठीक है। इसी तरह से CSS के अंदर एक और चीज होती है, उसको बोलते हैं हम इंसर्ट, बोलते हैं इंसर्ट। तो ये उसी के बराबर है जो मैंने पहले काम किया ना, लेफ्ट राइट बॉटम इंसर्ट इज इक्वल टू 0। both are okay, done, right? Both ways are correct ways, recommended ways to write the CSS। तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, मैं इसी को लेफ्ट बॉटम टॉप राइट को मैं फॉलो में रख लेता हूँ, और इसके ऊपर मैंने लगा तो दिया एक सेक्शन, तो मैंने स्टाइल तो ऐड कर दिया, पोजीशन भी सेट कर दी, लेकिन मैंने इसको बैकग्राउंड कलर भी लगाना है। क्योंकि बैकग्राउंड कलर क्यों लगाना है, क्योंकि मैंने उसको कलर जो है ना टिल्ट टिल्ट इफेक्ट देना है, टिल्ट कलर करना है मैंने उसको। और ये मैंने लिखना है जी RGBA, R red green blue alpha opacity A for alpha opacity, alpha opacity 90 नहीं लिखना, मैं लिखना है 0 0 0 and then 0.5 save। और यहाँ पे आ गए जी हम जैसे ही मैंने उसको इनेबल किया कलर को, देखो जब तक ये नहीं था कलर, मैं इसको लेट्स सपोज टेस्टिंग पर्पस के लिए इसको करता हूँ डिस्प्ले नन, आई विल डिस्प्ले नन, सेव सेव, ठीक है। वो कलर नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने वो कलर लगाया तो वो कलर आना शुरू हो गया। रन टाइम पे वो उसको रीलोड कर रहा है, और वो क्यों कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, क्योंकि जो डिव है ना, जो टैग है सेक्शन का टैग इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, तो बेसिकली हाँ ये आ गया। ये आपका क्या है, सेक्शन का जो टैग है, इसी के ये जो पेरेंट है, मैंने इसको रिलेटिव जो कि ऑलरेडी वो करने की प्रॉपर्टी लगाई थी CSS की, उसी के अगेंस्ट मैंने ओवरले का डिव लगा दिया। ओवरले का डिव क्या कर रहा है, जब मैंने इसकी प्रॉपर्टी दी ना फ्रॉम लेफ्ट टॉप बॉटम राइट, तो वो स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट एंड देन टॉप राइट बॉटम, उसने पूरा कवर कर दिया उसको पेरेंट कंटेनर के हिसाब से सेटलमेंट कर दी। पेरेंट कंटेनर किस तरह से सेट हो रहा है, पेरेंट कंटेनर राइट नाउ उसके अंदर आने वाले कंटेंट के हिसाब से सेट हो रहा है। और कंटेंट कौन कौन सा है राइट नाउ, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं जी, इसके अंदर 3-4 डिब्बे रखी हुई हैं जी इन्होंने। एक डिव आ रही है H2 पैराग्राफ, और ये पैरा, ये नहीं करना तुमने, ठीक है, पैरा वाला काम नहीं करना, अनप्रोफेशनल वे, पैरा नहीं करना, ठीक है। टेस्टिंग के लिए कर सकते हैं अभी लेकिन अब क्योंकि अब काफ़ी अर्सा हो गया आप लोगों के साथ मेरे साथ कनेक्टेड हुए हुए, तो अब आप लोगों ने थोड़ा एक नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, और आप लोगों ने एक स्टैंडर्डाइज CSS लिखनी है। अगर आपको कस्टम CSS लिखनी पड़ जाती है तो वो आपने एक स्टैंडर्डाइज CSS लिखनी है। स्टैंडर्डाइज CSS का क्या मतलब है, स्टैंडर्डाइज CSS का मतलब है, यहाँ से जाता हूँ मैं, और ये वाला प्रोजेक्ट चल रहा है जी हमारा ब्रांच ब्रिस्टो के नाम से, एंड देन यहाँ पे गए हम, और ये हमने लिखा जी, ये देखा जी हमने ये, तो ये पैरा के लिए, पैराग्राफ के लिए P के टैग को टारगेट कर रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू राइट द पैरा, इंस्टेड आई यूज H1 H2 H3, जस्ट सिंपल जेनेरिक सबके लिए पैरा, जितने भी पैराग्राफ के टैग होंगे सबको टारगेट कर रहा है। हाँ इन केस अगर मैंने कोई बेसिक जो मैंने डिफाइन किया है पैराग्राफ का टैग, और उसके अंदर मैं कुछ डिटेल्स चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं एक क्लासिफाइड कर सकता हूँ, क्लास बना सकता हूँ। क्लासिफाइड मतलब क्लास बना सकता हूँ, एक अलग से क्लास डिफाइन कर सकता हूँ, जनरेट कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, ताकि वो अलग से आ जाए। ठीक हो गया जी। तो ऐसे नहीं करना, पैरा वाला काम नहीं करना काइंडली आप लोगों ने, अनप्रोफेशनल वे। अब जैसे आप लोग मेरे ग्रोन अप किड्स हो गए हैं, तो ग्रोन अप किड्स से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो काम भी प्रोफेशनल लेवल पे करेंगे। तो यहीं पे जाके इन्होंने जो कंटेनर यूज किया हुआ था ना, ये कंटेनर यूज हुआ हुआ जी, ठीक है, और ये डिव आ रहा है, और ये आगे जी H2। अच्छा जी जी, बच्चे अलीना इन्होंने H2 यूज किया है। व्हाट व्हाट
डू यू थिंक कि ये सही है? H2 यूज करना चाहिए था इनको यहाँ पर, हम बकर मैंने कोड के अंदर यूज किया। कहाँ पे हुआ है यूज, मिल नहीं रहा। अच्छा ये क्या किया है इन्होंने, अच्छा इस काम के लिए ना, ठीक है, अबू बकर ने H1 का टैग यूज किया है और उसको टेक्स्ट बेस रखा है। इस काम के लिए जैसे मिसाल के तौर पे, जैसे मैं इस पेज को देख के एक अंदाजा लगा पा रहा हूँ कि यार ये वाला जो इन्होंने लिखा हुआ है ना डिजाइनर ने, माउंटेन बाइकिंग, ये एक इनका मेन लोगो है, ये इनका मेन लोगो है। तो आप लोगों ने क्या कोशिश करनी है, इसको एसवीजी फॉर्मेट में लगाना है। अगर आप H1 में रखना चाह रहे हो इट्स अप टू यू, ठीक है, मैं उसको वो नहीं करूँगा, रिकमेंडेड वे, ठीक है, मगर इस वाले इमेज को आपने, इस वाले इस वाले टेक्स्ट को आपने एसवीजी फॉर्मेट में लेकर आना है। टेक्स्ट में लिखने की बजाय एसवीजी फॉर्मेट में लेकर आना है। उससे उस ब्रांड की विजिबिलिटी, विजिबिलिटी, उसका स्ट्रक्चर, उसका लेआउट, इवन ये कि जो सर्च इंजन हैं, गूगल सर्च इंजन का कॉन्सेप्ट है, बिंग है, और बहुत सारे टूल्स हैं, तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग के मुताबिक, कोड के मुताबिक, कंटेंट के मुताबिक, इमेजेस की ऑप्टिमाइजेशन के मुताबिक आपके पेज, आपकी जो वेबसाइट का जो पेज है उसको रैंक कर रहे होते हैं, लिस्टिंग में रैंक कर रहे होते हैं, टॉप पे लेकर आते हैं। तो उसमें आपको ये चीज़ हेल्प आउट करेगी। जब आपने इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपने इसको एसवीजी फॉर्मेट में सेव किया होगा, और वो बहुत आसान है, सिंपल है। यहीं पे जाके हम क्या करेंगे, सिंपल जो ये क्या किया हुआ है डिजाइनर ने, ये एक लेयर मुझे दी हुई है, दिस इज द टेक्स्ट लेयर। जैसे मैंने क्लिक किया तो वो सिलेक्ट हो गई। फोटोपिया के अंदर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आई एम एबल टू सी दिस। तो मैंने क्या करना है, सिंपल वे में फोटोपिया के अंदर वेरी क्विक, फोटोशॉप का जो वर्जन मैंने आप लोग इंस्टॉल करवाया ना, उसमें आप राइट क्लिक करके भी इसको सेव, एसवीजी सेव कर सकते हो। राइट क्लिक करोगे, यहीं पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा, आपको इसको एक्सपोर्ट करने के लिए आपने एसवीजी में करना है। और फोटोपिया के अंदर, फोटोपिया के अंदर हमने करना है ये क्लिक एंड देन दिस इज द क्विकेस्ट वे, एंड देन दिस इज द लोगो बेसिकली। और यहाँ पे जाके मैं क्या कर सकता हूँ, इसी वजह से मैंने इसका कोड एक्सट्रैक्ट करना है, आपको कैसे करूँगा मैंने इसको कोड एक्सट्रैक्ट करना है, कोड स्निपेट चाहिए मुझे एसवीजी का। ओपन करेंगे सिंपल, ठीक है, डबल क्लिक किया एंड ओपन, एंड देन राइट क्लिक करके देन व्यू पेज सोर्स, तो मेरे पास कोड आ गया। आई नीड दिस कोड, so I need this code, copy this code and replace here। इसको मैंने रिमूव कर दिया, जो टेक्स्ट लिखा हुआ था ना, अब वो करने, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया, तो मैंने रिप्लेस कर दिया। और अब मैंने यहाँ पे जाके सेव करके मैं चेक कर लेता हूँ आउटपुट इसका। ओके ग्रेट, यही लग रहा है, यही लग रहा है, चेक कर ले। 361 विड्थ है इसकी, और हाइट है जी 114 हाइट है इसकी, और ये टेक्स्ट भी आ रहा है इसमें। अच्छा चलें, बहरहाल उसने भी टेक्स्ट ही जनरेट करके दिया, विच इज़ क्वाइट स्ट्रेंज। ऐसा होता नहीं है, इसको जब हम फॉर्मेट में सेव कर रहे होते हैं ना, तो उसको वो क्या करता है, क्योंकि अभी के लिए एक प्री टेम्पलेट है, तो प्री टेम्पलेट में आई थिंक डिजाइनर ने इतनी एफर्ट पुट नहीं की, ये सारे का सारा वेक्टर बेस होता है, जितना भी ये बना हुआ आप देख रहे हो ना माउंटेन बाइकिंग, ये सारे का सारा वेक्टर बेस होता है। और वेक्टर में जब हम उसे कन्वर्ट कर, जब हम उसे डाउनलोड करते हैं एज एसवीजी इमेज के तौर पे, तो वो आपका जो वेक्टर है ना, इमेज है, वो एज अ वेक्टर बेस ही उसको कंसिडर कर रहा होता है ब्राउजर, जब आप उसको स्विच करके लेकर आते हो ऐसे फॉर्मेट में। जैसा कि मिसाल के तौर पे हम चलते हैं कि वाकनॉट की वेबसाइट पे, और ये वाला एक इमेज आ रहा है, जो कि ऑब्वियसली देखने से लग रहा है यार दिस इज आल्सो अ टेक्स्ट, वाकनॉट वेबसाइट। एक्सपेरिमेंट करते हैं जी हम।
this is the SVG image. Inspect element, right click, edit as HTML. ये मेरे पास है। Once I copy this code, मैंने क्या किया? कॉपी किया। मैंने किया है कॉपी अपने वेब पेज में आया, जो भी ये मैं इस वेब पेज में जहाँ मैंने माउंटेन बाइकिंग का लोगो लगाया था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया विद दिस एसवीजी कोड। और जब मैं इसको रीलोड करूंगा तो मेरे पास वो लोगो ठीक है। तो ये जब आप एक्चुअल डिजाइन पे काम कर रहे होगे ना तो कुछ ऐसे ही सीन होगा जैसे मैंने आपके सामने रन टाइम पे किया, क्योंकि डिजाइनर ने इस सारे लोगों को इलिस्ट्रेटर के जरिए या किसी भी ऐसा टूल जिसमें उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि और वेक्टर में हम क्यों कन्वर्ट कर रहे होते हैं इमेजेस को, ताकि डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर हमारी ब्रांड का जो मेन इमेज है जो हमारे ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि राइट नाउ रग नॉट्स एक वेबसाइट है और उनकी जो ब्रांडिंग है वो उसको मेंशन कर रहा है, ये लोगो उसको मेंशन कर रहा है, बता रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट हो रही है। तो उसको उन्होंने क्या किया हुआ है, इलिस्ट्रेटर बेस फाइल के अंदर कन्वर्ट करके रखा हुआ है ताकि उसके रिजल्ट बेहतर से बेहतर आए, डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर उसके रिजल्ट क्रिस्टल क्लियर आए, बेहतर से बेहतर इमेज आए। अगर मैं इसको पीएनजी में लगा दूंगा या मैं इसको जेपेग में लगाऊंगा तो उसकी वो क्वालिटी नहीं होगी। अगर मिसाल के तौर पे मैं उसे चेक करता हूँ ऑन फोन, मिसाल के तौर पे सैंपल के तौर पर टॉप डिवाइस टूल बार करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं स्विच करता हूँ राइट साइड पे। अब मैंने क्या किया, स्विच कर लिया। अब जब मैं यहाँ पे आया ना तो ये पिक्सेलेट नहीं कर रहा, इट्स नॉट पिक्सेलेटिंग। अगर ये इमेज होता, पीएनजी इमेज होता या जेपेग इमेज होता तो पिक्सेलेशन स्टार्ट हो जाती। अब ये पिक्सेलेट नहीं कर रहा। तो ये आपने इस चीज को मेक श्योर कर लेना है अपने अपने डिजाइन पे, जिसमें भी आप लोग काम करें। पिक्सेलेशन मतलब मैं इसको जूम इन करने के बाद जो इसका रिजल्ट है कहीं भी ये पिक्सेलेट नहीं हो रहा, ये एजेस इसके क्रिस्टल क्लियर है। रीजन इसके भी आइकन भी, ये भी एसवीजी इमेज है, ये भी एसवीजी इमेज है, ये भी एसवीजी इमेज है, दीज ऑल आर एसवीजी इमेजेस। इसका रीजन ये है क्योंकि ये इमेजेस नहीं है एसवीजी इमेजेस है, एसवीजी कोड है। एसवीजी इमेज मतलब एसवीजी कोड है और वो जनरेट हुआ है बाय यूजिंग द डिजाइन टूल। उसमें हम इलस्ट्रेटर भी यूज कर सकते हैं, उसमें फिग्मा भी हेल्प ले सकते हैं। फिग्मा में भी आपको हेल्प मिल रही होती है जब हम फिग्मा के ऊपर अभी काम स्टार्ट करेंगे, अब से ऑनवर्ड जब हम काम स्टार्ट करेंगे तो फिग्मा के अंदर भी हम उस इमेज को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द फिग्मा, यूजिंग द फिग्मा। जैसे हमने फोटोशॉप के अंदर अभी फोटोपिया के अंदर हमने डाउनलोड किया उस इमेज को। यहाँ से जाके हमने इसको क्लिक किया एंड देन वी आर एबल टू डाउनलोड दिस। मैं रिवर्ट कर लेता हूँ ताकि और आपने H1 का जो टैग है वो आपने जब आपने यूज कर लिया, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे माउंटेन बाइकिंग के लिए, ब्रेडिंग के लिए अगर वो यूज हो गया तो आपने उसको रिपीटेडली पेज के ऊपर दोबारा दोबारा रिपीट नहीं करना। वो सीख किया हुआ काम, वो सही किया हुआ, परफेक्ट किया हुआ है, सब बच्चों ने ऐसे ही करना है। के बाद नैब का टैग यूज हुआ है एंड देन रजिस्टर और ओके ठीक है H2। और आप लोगों ने ना सिंप्लीफाइड रखना है, कोड को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। राइट नाउ मैं जितना स्टफ देख रहा हूँ ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, सिंपल रखना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप कोड को सिंपल रखोगे तो उसका ये बेनिफिट होगा, इन केस अगर आपको फ्यूचर में चल के कोई नया फीचर ऐड करना है, कोई नया कोड करना है, तो वो फिर क्लस्टर जो है ना ज़्यादा हैवी नहीं होगा, इजी रहेगा काम, इजी इजी रखना है अपने अपने लाइटर बोर्ड में अपने चीज़ों को लेके चलना है। अब इस काम को ये सिंपल वे में कैसे यहाँ पे अकम्प्लिश हो सकता है, सिंपल वे में वो हम कैसे कर लेते हैं जी, हम इसको कर लेते हैं एक कर्सर से निकाल के रख लेते हैं यहाँ पे। इसमें से ये भी मैंने इसको माइनस, सिंपल मेरा क्या आ रहा है जी, ये पैराग्राफ का टैग आ रहा है, ये आ रहा है, मैंने डिफ को रिमूव कर दिया, सिंप्लीफाइड कर लेते हैं कोड। अब ये वाला डिफ मुझे नहीं चाहिए थी, मैंने रिमूव, लेट्स सपोज मुझे नहीं चाहिए, लेट्स सपोज मैं डिलीट करके देखता हूँ, मे बी शायद मुझे चाहिए, लेकिन अभी के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। और ये इन्होंने एक और इमेज लगाया हुआ है, ये इमेज कौन सा है जी, एक इमेज आ रहा है, इस इमेज से क्या बना रहे हो आप, देखिए इमेज आ रहा है। और व्हाट इज द नेक्स्ट इमेज, दूसरा इमेज कौन सा जी, बीजी डिजाइन। अच्छा वो पैटर्न है, ये जो आ रहा है पैटर्न,
अच्छा वो ये ठीक है। अब ये भी लगाना इजी हो गया, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को ना टॉप पे ले जाता हूँ जस्ट आफ्टर द ओवरले, क्योंकि ये भी मैंने एज अ बैकग्राउंड इमेज सेट करना है। और मैं इसको HTML के अंदर जाके ना कमेंटिंग कर देता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ BG, और ये क्या है जी, BG फॉर व्हाट, BG नेट। ठीक है जी, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे, और ये मैंने सिंप्लीफाइड हो गया जी। और फर्स्ट मैंने रखना है जी, कॉलम रखना है जहाँ पे ये इमेज आ रहा हो, और राइट साइड में मैंने इसको दिखाना है, लेफ्ट और राइट। So I can use that for इसके को मैंने रिमूव कर देना, सिंप्लीफाइड हो गया। और इस वाले इमेज को ना मैंने टॉप पे लेके जाना है। पहले इमेज आ गया हमारा, एंड द सेकंड कॉलम इज फॉर कंटेंट, सिंपल है। और ये मैंने रख दिया। तो अब ये जो कोड है ना, पहले की नस्बत थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। अच्छा, ये इमेज भी रख सकते हो आप, ये भी इमेज रख सकते हो, या फिर ये टेक्स्ट रख सकते हो। टेक्स्ट कैसे रख सकते हैं जी? टेक्स्ट आपने क्लिक किया हुआ, इनकॉर्पोरेट किया उसने, ये वाला टेक्स्ट आपने गूगल फॉन्ट पे जाके देखा है इसको, है अवेलेबल है? अच्छा, आपने इनकॉर्पोरेट किया हुआ इसमें API, ठीक है। वो है जी, इस पे मैंने क्लास लगा दी वो डायरेक्ट, ठीक है, जो इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया हुआ टेक्स्ट, और इसका नाम इन्होंने रखा हुआ है जी पैरा, ठीक है, पैरा। और कहीं पे हमें नजर आ रहा है ये वाला डिजाइन के अंदर, दिस वन एंड लाइक कवर एंड, ठीक है, मैं इसका नाम सी के उससे नेमिंग कन्वेंशन से मैच कर देता हूँ। इसका नाम मैंने देता हूँ बाइक एंड क्लासिफाइड कर दिया, क्लास बना दी, यहाँ मैंने सेव कर दिया इसको। इसके बाद है जी डिजाइन में हम दोबारा आते हैं, और डिजाइन में क्या हुआ है जी, एक चीज और मुझे नजर आ रही है। अच्छा ठीक है, अच्छा इसमें एक, यहाँ मैंने एक चीज में हाईलाइट कर देता हूँ। इसमें क्या किया हुआ डिजाइनर ने, दो पैराग्राफ यूज किए हैं, एक फर्स्ट वन पैराग्राफ ये आपका, एक सेकंड वन पैराग्राफ ये, और इस पैराग्राफ का जो ये कंप्लीट एक पैराग्राफ है, उसके बाद एक और नेक्स्ट लाइन के लिए उसने इसी पैराग्राफ के अंदर रहते हुए एक नेक्स्ट लाइन भी जनरेट की है विद इन द डिजाइन, जो मैं डिजाइन फॉर्मेट के अंदर देखता हूँ। तो मैं इस चीज को इजीली हैंडल कर सकता हूँ। फर्स्ट वन फ्रॉम कॉपी स्टार्टिंग, मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा इस तरह से, ठीक है, पहला वाला पैराग्राफ मैंने कॉपी किया, और यहाँ पे आगे मैं HTML कोड के अंदर, और यहाँ पे जाके मैंने इसको कर दिया पेस्ट, ठीक है, ये एक पैराग्राफ बन गया मेरा, इसको मैंने कर दिया कंप्लीट, ये पैराग्राफ ब्लॉक बन गया मेरा। अब मेरा जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ना, वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम दिस लाइन, मैंने इसे किया कॉपी, और ये मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, कॉपी। लाइंस और भी हैं, क्योंकि उसमें डिजाइनर ने क्या किया हुआ है, इससे ना नॉट से आप वो लाइन भी देख सकते हो, और लाइन आ रही, उसने हाइड किया हुआ है। ये फोटोशॉप के अंदर और फोटोपिया के अंदर ऐसे डिजाइन टूल्स के अंदर ये ऐसे हो रहा होता है, आपने कम ज्यादा करके डिजाइनर ने दिखाना होता है डेवलपर को, तो वो हाइड कर देता है उसको, या आपने एक अप्रोप्रिएट स्पेस कंज्यूम करनी होती है, तो उसके मुताबिक इस टेक्स्ट ब्लॉक को आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चेंज कर सकते हो, जैसे हम मार्जिन और हेडिंग दे रहे होते हैं, इस तरह से डिजाइनर किस तरह से डिजाइन को हैंडल कर रहा होता है। तो मैं अगर स्क्रॉल डाउन करूँ और इसको एक्सपेंड करूँ, स्क्रॉल डाउन नहीं एक्सपेंड करूँ, तो यहाँ पे जाकर मैं देख सकता हूँ कि ये पूरा पैराग्राफ यहाँ कंप्लीट हो रहा है। और ये मुझे एक और पैराग्राफ के टाइप के अंदर अलग सेपरेट कर दिया मैंने, पैराग्राफ के टाइप टॉप वाला एक अलग कर दिया, और सेंट्रल पार्ट के लिए मैंने अलग पैराग्राफ। और जहाँ पे ये आ गया ना नेक्स्ट लाइन, उसी के अंदर पैराग्राफ के अंदर रहते हुए उसने नेक्स्ट लाइन बनाई है, उसके लिए मेरे पास HTML का टैग अवेलेबल है पैराग्राफ के अंदर ब्रेक करने के लिए, वो है BR का टैग। कौन सा चीज, वो है BR, लेस देन के साइन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं हम, BR लिख रहे हैं, एंड देन कंप्लीटेड।
गया जी स्ट्रक्चर रेडी। सिंपल है, बहुत बेसिक लेवल की चीज़ें हैं ये। मैंने सिंपल क्या किया है कि एक अदद जो डिव है ना, मैंने रीस्ट्रक्चर कर दिया एक तरह से, सारे स्ट्रक्चर को मैंने दोबारा से रीस्ट्रक्चर कर दिया। और यहाँ पे जाके मैंने एक चीज़ लिखनी है, वो है जी डी फ्लेक्स। डी फ्लेक्स की क्लास आई थिंक मेरे ख्याल में बनाई है बच्चे आपने गूगल पे डी फ्लेक्स की क्लास बनाई है? नहीं बनाई। तो मैं क्या करता हूँ, एक जेनेरिक सीएसएस का ब्लॉक बना लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बनाना भी सिखाया है। सीएसएस के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जाके ना मैं जस्ट बिफोर दिस समथिंग लाइक यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ जी जेनेरिक सीएसएस, जेनेरिक सीएसएस, और इसके बाद जेनेरिक सीएसएस का जो ब्लॉक है मैं उसको एंड भी कर देता हूँ। जेनेरिक सीएसएस, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये इसका एंडिंग पॉइंट हो गया। इस तरह से आप लोगों ने कर लेना है ताकि आप लोगों को पता हो कि यार हमने जो भी हम काम कर रहे हैं वो किस मकसद के लिए कहाँ से कोरिलेट कर रही है। अब मैं यहाँ पे लिखना है जी एक पेज जाके डी डैश फ्लेक्स की क्लास डिफाइन करनी है। डॉट के साइन से स्टार्ट करते हैं हम क्लासेस को। अगर हमें आईडी लिखनी होती है तो हम हैश के साइन से स्टार्ट, आईडीज हम नहीं लिख रहे होते, आईडीज हम ज़्यादा तरजीह दे रहे होते हैं जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। प्रोग्रामिंग में हमें आईडीज हेल्प आउट करती हैं टू राइट द फंक्शनैलिटी, और सीएसएस के अंदर जब हम स्टाइल्स लिख रहे होते हैं तो हमारी पहली जो प्रेफरेंस होती है वो हम क्लासेस बना रहे होते हैं, और क्लासेस के लिए हम स्टार्ट करते हैं डॉट से, फुल स्टॉप के साथ। इंग्लिश में जो फुल स्टॉप होता है, डॉट का जो नुक्ता होता है, उसके जरिए हम क्लासेस का नेम स्टार्ट कर रहे हैं। तो लिखने का जो सिंटैक्स है, तरीका है, वो डॉट के साइन के साथ स्टार्ट किया हमने डी डैश फ्लेक्स, उसी को मैंने कॉपी कर लिया, जो मैंने अभी क्लास बनाई है ना डी फ्लेक्स, उसी को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया एंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड, और इसके अंदर मैंने करना है जी डिस्प्ले फ्लेक्स। बाय डिफॉल्ट डिव डिस्प्ले ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया, उसको ओवरराइड कर दिया, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर दिया, और उसको मैंने फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल करने के लिए डी फ्लेक्स कर दिया। जैसे ही मैंने डी फ्लेक्स किया तो वो कंटेनर जिसकी विड्थ मैक्स विड्थ 1820 है और उसके अंदर एक इमेज आ रहा है जिसमें राइटर इमेज है, और उसके बाद एक कॉलम आ रहा है कंटेंट का, तो वो उसमें इसको रीस्ट्रक्चर करके कुछ ऐसा बना, ठीक है, पैरेलल इमेज और डिजाइन, जैसे डिजाइन में था, डिजाइन में भी ऐसी था, इमेज और कंटेंट, इमेज और कंटेंट। अब मैंने जो ये वाला जो है ना मेरा नेट का जो इमेज है, जो ये नेट का एक पैटर्न इमेज है, इसको भी सेटल करना है, और बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स में जो मुझे नजर आ रहा है, ये स्पेस इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो इमेज है ना ये अपनी जगह कंज्यूम कर रहा है, उस जगह को कंज्यूम ना करे तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगेन पोजिशन एब्सोल्यूट वाली जो प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, वही करूँगा मैं। और वो मैं कैसे करूँगा जी, वो मैं जाऊँगा यहाँ पे लिखूँगा क्लास, एक क्लासिफाइड क्लास करूंगा मैं, और वो क्लास में लिखूंगा पीजी और नेट, इसका नाम मैं लिख देता हूँ नेट, और ये हो गया जी आपका इमेज। पेरेंट जो हमारा टैग है सेक्शन में जो div है, तो सेक्शन का जो टैग है वो ऑलरेडी पेरेंट पोजीशन रिलेटिव है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज ऑलरेडी पोजीशन रिलेटिव। स्पेस दे देंगे तो विजिबिलिटी बढ़ जाएगी कोड की, पैसे भी नहीं लगेंगे, स्पेस देने में कोई पैसे नहीं लगेंगे। पोजीशन एब्सोल्यूट, जैसे मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट किया, and from the left 0, from the right, from the top 0, and from the right 0, and from the bottom, and from the bottom 0. So once I did this, तो वो उसका जो जगह कंज्यूम हो रही थी ना, जो स्पेस ले रहा था ये इमेज, अब वो स्पेस नहीं ले रहा, बल्कि जैसे ही मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट किया तो उसने सारा जितना भी कंटेंट मेरा नीचे जाके मुझे नजर आ रहा था वो ऑटोमेटिकली उसने ऊपर ही ऑटो एडजस्ट कर दिया। इसका नाम मैं रख देता हूँ कंटेनर कंटेंट, ठीक है, इसका नाम मैंने ये भी रख दिया। एक तो वो कंटेनर है, दूसरा क्या है, कंटेनर कंटेंट।
इसलिए किया मैंने क्योंकि मैंने इसका जी इंडेक्स इंक्रीज करना, इसको मैंने कर देना जी पोजीशन रिलेटिव, और इसको मैंने जी इंडेक्स कर देना इंक्रीज 1। ठीक है, अब ये जो इमेज है ना, इमेज है और ये ऊपर टॉप में आ रहा है, क्योंकि ये मैंने इसलिए किया क्योंकि डिजाइन में डिजाइनर ने इसे टॉप में रखा, इस इमेज में बात कर, इमेज और ये दोनों चीजों को मैंने टॉप में लेयर्स, जैसे डिजाइनर लेयर्स के अंदर काम कर रहा है, मैं जी इंडेक्स के जरिए और पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव के जरिए उन चीजों के साथ प्ले अराउंड कर रहा हूँ विद इन द कोड, सीएसएस कोड। अब मैंने यहाँ पे जाके इसकी सेटलमेंट करनी है जी, राइट आफ्टर दिस आई नीड 50% ऑफ द स्पेस फॉर इमेज एंड 50% ऑफ द स्पेस फॉर प्रोबेबली फॉर द कंटेंट। ठीक है ना, 50% पे इमेज है और 50% पे ही ऑलमोस्ट आप कह लो कि उसने रखा हुआ है, बल्कि 50% के बाद मैं इंटरनल स्पेस दे दूंगा 10% की, और राइट साइड पे मूव ऑन करने के लिए बाकी को मैं कंजर्व करूंगा इस तरीके से। ये मैंने क्या करना है जी, कॉल कंटेंट पे मैंने जाना है, राइटर इमेज यूज किया हुआ इन्होंने प्रॉपर्टी, और ये आ गया जी राइटर इमेज, इसकी मैंने विड्थ ऐड कर देनी है 100% की बजाय 50%, और जो इंटरनल इमेज है ना उसको मैंने एक्सपेंडेड विड्थ में दिखाना है, और वो मैंने रख देना जी w-100, एक स्टैंडर्डाइज क्लासेस जो हम बना रहे होते हैं, और ये मैं रख लेता हूँ विद इन माय जेनेरिक सीएसएस ब्लॉक w-100 विड्थ 100%। बनेगी क्लास, ओके ग्रेट, दैट्स ग्रेट, फाइंड कर लेते हैं, यस इट्स अवेलेबल। तो मैं क्या करता हूँ जी, मैं इसको ही कट कर लेता हूँ यहाँ से, और हम चलते हैं यहाँ से, मैंने शिफ्ट ऑन कर दिया इसको विद इन माई सीएसएस जेनेरिक सीएसएस, आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। ठीक है, अच्छा जी, ये आ गया जी हमारा वेट 100%, ये आ गया जी डिस्प्ले टैक्स, ये मेरी सारी क्या जेनेरिक सीएसएस को मैं एक ही जगह पे कंपाइल करता जा रहा हूँ फॉर माई ओन इजीनेस एज वेल एज कोड रीडेबिलिटी मेंटेन होती है। आपने खाली डेवलपर ही नहीं बनना बल्कि एक अच्छा डेवलपर, टू मेक थिंग्स रन स्मूथली एंड स्ट्रीमलाइन, ऑर्गेनाइज वे में काम करना है, अंधाधुंध डेवलपर नहीं बनना आपने। हाँ, काम अर्जेंट हो तो फिर और बात है, वो एक डिफरेंस नहीं, लेकिन आपका जो नॉर्मल रूटीन हो ना वो एक ऑर्गेनाइज वे में आपको काम करना है। क्योंकि बाद दफा ऐसे क्लाइंट भी मिल जाते हैं मार्केट में जो इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करने के पैसे अलग से देगा, बस खाली कोड मेंटेन करना है, कोई नया चीज नहीं लिखनी, नया नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, बस एग्जिस्टिंग कोड है उसको ऑर्गेनाइज, बस इसके भी पैसे मिल जाते हैं, और वो पर और के हिसाब से पैसा दे रहा होता है। लेट सपोज आपने अपनी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल में $25 सेट किए हैं, तो आप खाली कोड को सीधा करने के, सेट करने के, ऑर्गेनाइज करने के पर आवर के हिसाब से आपके पैसे बनेंगे। और अगर क्लाइंट अच्छा है, वो आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, और आप पाकिस्तान में बैठे हो, नेट के मसले आपके पास, नेट स्लो चल रहा है, तो आपकी जो ट्रैकिंग ऐप है जिसपे आपकी ट्रैक हो रही है कॉल्स, वो बढ़ भी सकते हैं, वो अंधाधुन बढ़ सकते हैं, और वो पैसे देगा बेताजा, वो नहीं पूछेगा क्या, उसको पता है यार पाकिस्तान में रिसोर्स हायर किया मैंने, तक्कड़ मुल्क है, तक्कड़ इंटरनेट है, कोई बात नहीं, उस तक्कड़ होने का भी फायदा होगा, ठीक है, उससे भी पैसे चार्ज करेंगे। तो ऐसे लोग मार्केट में बैठे हैं, तो कुछ इस तरह से काम कर रहे हैं, काम सही कर रहे हैं, आप गलत नहीं है, हलाल का तरीका है, लेकिन द थिंग इज दिस, ये हमारा मुल्क का अलमिया है कि हमारे पास इंटरनेट की स्पीड स्लो होने की वजह से ये चीज़ें स्लो स्लो रन कर रही होती हैं, तो उसका आप ही को बेनिफिट होता है, ऐसे भी करते हैं। तो जी इसके बाद हमने क्या करना है, इसको मैंने वेट 100% कर दिया, इन द सेकंड थिंग इज I need to write the call content under this and give it a weight about 50%, and the padding inside the padding of around 20%. So ठीक है जी, ओके ओके, अब इसकी विड्थ कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही है, इसको मैं रिड्यूस कर,
क्योंकि मेरे पास अब HTML के CSS के अंदर मैंने वो क्लासेस लगा दी हैं, डिफाइन कर दी हैं, तो मेरे लिए इजी हो गया है इन चीज़ों के साथ प्ले अराउंड करना, इजीली क्विकली मैं इन चीज़ों को बिल्डअप कर सकता हूँ। एक चीज़ जो मुझे क्विकली नज़र आ रही है जो ओवरलैप कर रही है, ओवरलैपिंग को सेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपल वे में जाके सेटिंग दे देता हूँ फॉर माई इंट्रो का जो मेरा एक सेक्शन है ना माउंटेन बाइकिंग का, उसको मैं कर देता हूँ ऑलमोस्ट 5 आ रही है फ्रॉम द टॉप बॉटम में। This one still I need more से around 15 आ रही है, ठीक है जी। इसी तरह से परफेक्ट सही है। ओके अच्छा, हाफ ऑफ द कलर उसने डिफरेंट रखा हुआ है और बाकी कलर उसने डिफरेंट रखा है। नाइस ग्रेट, थैंक यू। ये जो रखा ओके, टेक्सचर के लिए आपको पता है ना एक CSS भी अवेलेबल है, इसके लिए भी मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ। हमारे पास CSS अवेलेबल है जी, टेक्सचर CSS, आई थिंक मैं पहले मैंने आप लोगों के साथ ही शेयर किया था, मैंने किसी बच्चे के साथ शेयर किया था। बैकग्राउंड ये ग्रेडियंट एक उसने बताया, इस तरह का ना, ये इस तरह की जो चीजें होती हैं ये भी आप लोगों को सर्च कर लेना, इजी है, सिंपल वे में। देखो उसने क्या किया, ग्रेडियंट टेक्स्ट लिखा हुआ है, जिसने आपको लेफ्ट साइड पे HTML बताया हुआ है, उसमें CSS नहीं बताया। ये इस तरह की कुछ आपने लगा रखना है, ये टेक्स्ट क्लिक कर लेना है और ये इस तरह से ये कर, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ टेस्टिंग पर्पज के लिए कॉपी बैकग्राउंड इमेज ब्ला ब्ला ब्ला, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए जैसे माउंटेन बाइकिंग है, तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ फॉर H1 एंड दिस इज अंडर लोगो, लोगो क्लास लगाई हुई है आपने, ठीक है, हेडिंग क्लास है ना, लोगो में क्या, अच्छा लोगो में मैं, और ये है जी हेडिंग की क्लास आ रही है, और ये यहाँ पे कहीं आ रही होगी हेडिंग क्लास आ रही है, और हेडिंग की क्लास में जो H1 है उसके ऊपर जाके मैंने रखना है डॉट हेडिंग स्पेस H1, और ये आ गया जी हमारे पास इंस्पेक्ट एलिमेंट, ठीक हो गया जी, आ गया ना, लगाया नहीं, व्हाट इज द रीजन, H1 जबकि वो यहाँ पर काम कर रहा है, कलर ट्रांसपेरेंट भी करना है हमने, सॉरी, और ये एनिमेशन लगानी है आपने तो लगा सकते हैं, एनिमेशन पे काम करें, एनिमेशन काफ़ी इन MRP में, जितना आपका एनिमेशन पे काम होगा और उतना ही है। जैसे मैंने इसको कलर ट्रांसपेरेंट किया ना, उसने वही वाला जो बैकग्राउंड का जो इमेज है वो उसको पैटर्नाइज कर दिया, किसके ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर। दिस इज द क्लास बैकग्राउंड क्लिप, इसके लिए जो हमने CSS की प्रॉपर्टी यूज की वो हमने यूज की बैकग्राउंड क्लिप, उसने उसी जो बैकग्राउंड को लीनियर ग्रेडियंट, और इस केस में जैसे इस केस में जो हमने कॉपी पेस्ट किया कोड, उसमें उसने क्या किया हुआ है, लीनियर ग्रेडियंट लगाया हुआ है, और खास किस्म का एक कलर उसने कॉम्बिनेशन लगाया हुआ है, 90 डिग्री पे वो बन रहा है, और उसकी डायरेक्शन इस तरह से कलर सेट हो रहे हैं उसके अंदर जाके वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला, और बैकग्राउंड क्लिप टेक्स्ट कर दिया और कलर उसका ट्रांसपेरेंट कर दिया, तो जैसे ही इसके हमने चेंजेस की तो वो उसने, अब ये किसी भी एलिमेंट पे कर सकते हो आप, जैसे आपके केस में ये वाला एलिमेंट है, आपके केस में ये
वाला एलिमेंट आ रहा है। इसके अलावा आपके केस में बहुत सारे और भी इमेजेस वगैरह यहाँ पर ये दिस वन इज फर्स्ट। तो ये इसी तरह से आप हैंडल करोगे। मैं क्या कर लेता हूँ, मुझे ना जो एक जो लाइन है ना, वो लाइन यहाँ से लेके ना और यहाँ तक है, कंप्लीट नहीं है वो, एक्सपेंडेड वर्जन में नहीं है क्योंकि अभी ये लाइन एक्सपेंड हो रही है। तो मैंने क्या करना है, इसको विड्थ के अंदर मूव ऑन कर लेना है और वो मैंने सिंपल जाके बस इसको जो उन्होंने रखा हुआ ना हेडर का एलिमेंट, हाँ मैंने उसके अंदर जाके इसको मूव ऑन कर देना है प्रोबेबली हेडर के अंदर, और हेडर के अंदर जाके जो कंटेनर है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसकी प्लेसमेंट चेंज कर दी। अच्छा, हेडर जो है वो उनका काफी दूर तक जा रहा है। इंस्पेक्ट एलिमेंट, ओके, this is the header padding and this one and this one and अच्छा, इन्होंने क्या किया भाई जी, इन्होंने कुछ मार्जिन दिया, ये मैंने रिमूव कर देना है, मुझे जरूरत नहीं है इसकी। नैव लाइन सेपरेटर भी रख सकते हैं इसका नाम, ठीक है, सेपरेटर मच, मैंने इसको कर दिया। फॉर एग्जांपल इसको मैं कर देता हूँ अभी के लिए 0 करके देखते हैं। ओके, वैसे ही ऊपर चला गया। नैव को आपने पोजीशन एब्सोल्यूट किया हुआ है, ओके, दिस इज द रीजन। मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ हेडर को पोजीशन एब्सोल्यूट कर लेता हूँ, बाकी उसके अंदर आने वाले रेस्ट ऑफ द जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उसको मैं पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं करता। उसको मैं सिंपल क्या कर लेता हूँ, हैंडल कर लेता हूँ यूजिंग द सिंपल वे में। हाँ, इसको मैं कर सकता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट के जरिए। बाकी ये हो जाएगा आपका डिस्प्ले फ्लेक्स होगा एक चीज, और डिस्प्ले फ्लेक्स में फर्स्ट में आपका ये आ जाएगा पार्टिसिपेट इन द 2022 रेस, और ये आ जाएगा पैटर्न सेंटर आपका, ये हो जाएगा सेव और राइट साइड बटन आ जाएगा। So in this way, once I do the properties for the nav, ये आ गया जी nav हमारा। इसके लिए ना क्लासेस आप लगा लें और बेहतर हो जाएगा। मेन नेविगेशन की मैंने क्लास लगा दी, मेन नेविगेशन, व्हाट द क्लास मेन नेविगेशन सेव, और यहाँ पे ही अच्छा मुझे ना एक और चीज़ भी मैं अपडेट भी कर लेता हूँ यहाँ पे, वो है जी मेरे पास हेडर के बाद एक प्लगइन है, मैंने लिख दिया जी हेडर थैंक यू बच्चे, और इसी तरीके से हेडर ये एंड कर देता हूँ यहाँ पे, स्टार्ट एंड हेडर एंड कर दिया मैंने। तो ये कंप्लीट हो गया जी। और यहाँ पे जाके जो चीज़ मैंने सेटअप करनी है वो है कि मेन नेविगेशन को मैंने ऐड ऑन करना है और दिस नेविगेशन, यहाँ पे जाके मैंने ऐड ऑन कर दिया इसका मेन नेविगेशन। और मेन नेविगेशन में जो राइट नाउ इसकी पोजीशन है, मैं आपको कर देता हूँ फिलहाल के लिए रिमूव, ठीक है। जैसे ही मैंने उसको रिमूव किया तो वो जो आ गया था लाइन थी वो उसमें सेटल हो गया। और लाइन के लिए ना मैं एक टैग यूज कर लेता हूँ, इंस्टेड ऑफ div आई कैन यूज अ लाइन फॉर लाइन, वी कैन यूज एचआर एज वेल, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी मौजूद होती है, आप भी कर सकते हो। div भी सही है, div भी ठीक है, और एचआर भी। और यहाँ पे जाके फर्दर मैंने एक और क्या चीज़ करनी है जी, मैंने एक जो ये कंटेनर यूज किया हुआ है ना, और मेन यूज किया हुआ है डेवलपर ने, तो मैं क्या करता हूँ इसकी फॉर्मेटिंग भी सेट कर देते हैं। We can make the formatting used by an online tool called online tool called HTML Formatter,
कॉपी पेस्ट जी बस बस ठीक है, थोड़ी देर में बंद ये मैंने किया फॉर्मेट इंडेंट। हाँ बस आप इधर बैठने जैसे हाँ हाँ उधर वाली चल रहा होगा। नहीं नहीं बैठे बैठे कैसी बात करेंगे। मैंने से किया कॉपी और नीचे आज वो हारून साहब कहीं गए वो ना उनके पापा मैंने फॉर्मेटिंग सेट कर लिया जी कोड और मैंने सिंपल इसको जाके जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मैंने इसको क्या करना है, कंटेनर ये डिव आ रहा है और ये लोगो आ गया, ठीक है जी, और ये आ गया जी फिर इधर भी ठीक है जी, लोगो नेविगेशन टैग। अब मैंने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर लूंगा, मैं हेडिंग को हम कर लेते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। लेफ्ट टॉप राइट बॉटम और इसको हम सेव। और ये जो कंटेनर है हमारा ये आ गया जी, हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स आ गया डी फ्लेक्स। और इसी के अंदर जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम ऐड ऑन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 एलिमेंट हैं और इसमें जाके हमने डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद हमने एक और जो प्रॉपर्टी ऐड ऑन करनी है इसके साथ स्पेसेस को जो मेंटेन करेगी वो है जी हमारे पास डिस्प्ले फ्लेक्स लोगो। लोगो के लिए बाकी रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज को मैंने कर देना है रिमूव, और वो है जी पोजीशन खत्म कर देना है। बट सिंपल विड्थ आ गई और इसी तरीके से मैं जाके मैंने मेन नेविगेशन आ गई। देन लास्ट टाइम बटन प्राइमरी और इसमें से मार्जिन को मैंने कर देना है, ठीक है, तो मैंने कर देना है ये भी मैंने रिमूव कर देना दिस वन फॉर द मेन नेविगेशन। अब ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्प्ले फ्लेक्स हो, जब मैंने प्रॉपर्टी पेरेंट कंटेनर पे लगाई तो उसने तीनों एलिमेंट्स को साइड बाय साइड डिस्प्ले कर दिया। मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं तीनों एलिमेंट्स के दरमियान एक जेनेरिक गैप ऐड कर दूँ, तो करने के लिए मेरे पास सिंपल एक चीज़ अवेलेबल है की प्रॉपर्टी, उसका मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ और वो है जी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। जैसे मैंने जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन किया तो उसने ऑटोमेटिकली तमाम एलिमेंट्स के दरमियान एक जेनेरिक स्पेसेस को जनरेट कर दिया जिस तरह से मैंने डिज़ाइन में बनाना था। और मुझे एक और प्रॉपर्टी यूज़ करनी है यहाँ पे और वो है जी अलाइन आइटम। इससे क्या हुआ, वर्टिकली उसकी सेटलमेंट होगी, वर्टिकली उसका इमेज का उसकी जो अलाइनमेंट है टेक्स्ट की अलाइनमेंट वो सेट होगी। तो मुझे ये दो क्लासेस डिफाइन करनी है विद इन माय चीज, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन और अलाइन आइटम सेट।
डिजाइन में। हाँ, इसके लिए आप जस्टिफाई वर्टिकली जो सेंटर आप कर रहे हो ना, सेंटर की बजाय एंड कर, वो मैं इसी पे यहीं पे करूँ। वो हम क्या करेंगे जी, वो जाएंगे जी यहाँ पे एलिमेंट, जहाँ पे मैंने अभी अलाइन आइटम सेंटर किया ना, वहाँ पे हम सेंटर की बजाय हम कर देंगे एंड। अलाइन आइटम, जैसे मैंने एंड किया तो ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं वर्टिकली मिडिल अलाइन होने की बजाय एंड पे चले गए, जैसे कि डिजाइन में डिजाइनर ने क्या किया हुआ, इसी के एडजेसेंट। अगर मैं ये जो हमारी गाइडलाइन है, इससे हमें पता चल रहा है कि तीनों एलिमेंट क्या किए हुए डिजाइनर ने, तीनों एलिमेंट अलाइन किए हुए फ्रॉम बॉटम, नॉट वर्टिकली मिडिल बट फ्रॉम बॉटम। तो इसके लिए मेरे पास जो सीएसएस है वो क्या है जी, अलाइन आइटम एंड जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन एंड अलाइन आइटम। ये सारा काम हम जेनेरिक सीएसएस के अंदर कर रहे होंगे, जेनेरिक सीएसएस के जो ब्लॉक हम लिख रहे हैं उसके अंदर हम ये काम कर रहे होंगे। और ये है जस्टिफाई, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, और इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्लास मैंने लगानी है वो है जी अलाइन आइटम डॉट लाइन आइटम। ठीक है जी, ये जस्ट लगा देनी है क्लास मैंने, और ये वाली क्लास मैंने लगा देनी है अलाइन आइटम एंड वाली, वो मैंने लगा दी है इसी के पैरेलल एडजेसेंट लगाने के बाद वंस आई गो टू द ब्राउज़र। सो ये वैसे ही इन दोनों क्लासेस के रेफरेंस भी मैं बता देता हूँ आपको। बूटस्ट्रैप पे हम जाएंगे और यहाँ जाके हमने लिखना है जी, सर्च आउट करना है हमने अलाइन आइटम। ये फ्लेक्स की जो प्रॉपर्टी है ना, पेरेंट प्रॉपर्टी, उसी के अगेंस्ट ये सारी जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं वर्क आउट कर रही होती हैं। ये मैंने पेस्ट कर दिया फॉर अलाइन आइटम। जो मैंने बताया इसमें सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, मिडल, टॉप, एंड वगैरह वगैरह सब। और इसी तरह से जस्टिफाई तो विजुअल भी है, जिससे आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी। अलाइन आइटम प्रिंट स्क्रीन, एंटर, this one, copy, paste। चलो, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए जो भी ये लेक्चर है हमारा, ये मैं रिकॉर्डिंग कुछ देर में आप लोगों का शेयर कर देता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें यकीनन समझ आई होंगी। यकीनन जब आप लोग बैठ के कोडिंग करोगे, मेरे पास इस तरह का कोड आएगा, तभी मैं उसमें आप लोगों को बेहतर तौर पर गाइड कर सकता हूँ। तो स्टेप आ गया कि अब आप लोगों ने ये बोल्ड स्टेप लेने हैं कि आप लोगों ने कोडिंग जो है, एक तो कोडिंग करनी है, न सिर्फ कोडिंग करनी है बल्कि उसको एक ऑर्गेनाइज वे में, बेहतर अंदाज में, बेहतर से बेहतर अंदाज में हमें कोडिंग करनी है, ताकि अगर आप उसको कहीं पे अपने पोर्टफोलियो को क्लाइंट वगैरह के साथ शेयर करते हो, या किसी कंपनी के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, या अपने कोई प्रोडक्ट बना रहे हो आप, तो उसमें वो आपकी चीज़ें आपको हेल्प आउट करें चीज़ों को बेहतर अंदाज में प्रेजेंट करने के लिए, विजुअली भी चीज़ों को बेहतर अंदाज में प्रेजेंट। जुज़ाकल्लाह, नेक्स्ट वीक आप। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। चलिए